Hello friends and welcome back to our channel Alpha Studies because we know your problems. So दुआ है कि आप सबकी ईद बड़ी अच्छी रही होगी। ठीक है, तो चलिए अब आगे की स्टडीज के लिए हम चलते हैं। तो जैसा आप जानते हैं ज्योग्राफी क्लास है, क्लास 10th की चैप्टर फर्स्ट चला हुआ है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, यानी कि संसाधन एवं विकास। ठीक है, कल हमने कर लिया था, कल हमने जो टॉपिक करा था वो था लैंड यूटिलाइजेशन, यानी कि भू उपयोग। भू उपयोग में मैंने आपको कुछ पॉइंट्स बताए थे कि भाई किन उद्देश्य के लिए हम भूमि उपयोग करा जा सकता है। तो उसमें मैं आपको सिर्फ मेन पॉइंट्स एक बार रिवीजन करवा लेता हूँ। 1 यानी कि फॉरेस्ट, सेकंड का कृषि के लिए अनुपलब्ध जमीनें, यानी कि अनअवेलेबल लैंड फॉर कल्टीवेशन। ठीक है, 2 पॉइंट हो गए। थर्ड पॉइंट इज अदर कल्टिवेटेड लैंड एक्सेप्ट फॉलो लैंड्स, यानी कि प्रतिभूमि के अतिरिक्त अन्य कृषि योग्य भूमि। ठीक है ना, फैलो लैंड्स बोलते हैं प्रतिभूमि, यानी कि आपकी एक तरीके से बंजर भूमि आती है। ठीक है, उसके बाद हम करते हैं फैलो लैंड, प्रतिभूमि यानी बंजर भूमि। फिर 5th पॉइंट में था इसमें शुद्ध बोया गया क्षेत्र, यानी कि नेट सोन एरिया। नेट सोन एरिया वो एरिया होता है जिसमें एक कृषि वर्ष में एक या उससे अधिक बार फसल उगाई गई हो, यानी कि उसे बोया गया हो। ठीक है, चलिए आज का हम टॉपिक लेते हैं लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया, भारत में भू उपयोग प्रारूप। ठीक है, तो होप कि आप सब लोग एनसीईआरटी अपनी पढ़ ही रहे होंगे। ठीक है ना, यहाँ पे सिर्फ एक तरीके से मैं रिवीजन कराता हूँ। जो पॉइंट्स आपके जो कीवर्ड्स या कोई सेंटेंस आपकी समझ में ना आए, मैं उसे यहाँ पे कवर कराने की कोशिश करता हूँ। उस टॉपिक को मैं यहाँ पे कवर कराने की कोशिश करता हूँ जो आपकी समझ में ना आ रहा हो। तो कमेंट करके बताओ यार वीडियो कैसी है, क्योंकि कोई कमेंट नहीं आ रहा है 1-2 दिन से, व्यूज भी कम है। तो कोई बात नहीं, वो मैं मानता हूँ न्यू चैनल है तो व्यूज कम रहेंगे, सीधी सी बात है। तो कोई बात नहीं, उसमें मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर जो भाई अच्छा लगे तो प्लीज शेयर करो प्लीज। ठीक है ना, बड़ी मेहनत करते हैं, अपना भी पढ़ना होता है, आप लोगों को भी पढ़ाना होता है, एक्स्ट्रा ट्यूशंस भी देने पड़ते हैं ना। तो बड़ी मुश्किल से ये सब हम बना पाते हैं, क्योंकि अपना करियर तो है ही यार। कोई हम ऐसे कोई सा बीटेक के पेपर दे रहा है, कोई यूपीएससी के पेपर दे रहा है, उसके बाद आपके लिए नोट्स बनाना सिर्फ एक ही क्लास के। वैसे जो हम चाहे तो मैं जो एनसीईआरटी पढ़ता हूँ, जो ज्योग्राफी की एनसीईआरटी है, वो मेरे सिर्फ अगर जो मैं सिर्फ एनसीईआरटी को सिर्फ 1.5-2 घंटा रात को दूँ तो 5-6 घंटे क्या कहते हैं 5 दिन में मैं इसे कंप्लीट कर लेता हूँ बड़े आराम से, बिना किसी फोर्स के। ठीक है ना, तो अब आपके लिए देखो एक एक टॉपिक एक दिन में पढ़ना, उसके नोट्स बनाना, हिंदी इंग्लिश दोनों में बनाना, वो भी मोबाइल से, तो बहुत टफ हो जाता है, क्योंकि मेरी बुक सारी दिल्ली में है। चलो ठीक है, बातों में टाइम वेस्ट नहीं करते, तो मैं आपको समझा देता हूँ आज का। तो आज का टॉपिक है हमारा लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया, यानी कि भू उपयोग प्रारूप भारत में। ठीक है, या भारत में भू उपयोग प्रारूप। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। फिर देखिए नोट से मैं थोड़ा आपको पढ़ के बताता हूँ। भू उपयोग निर्धारित करने वाले तत्वों में भौतिक यानी कि फिजिकल कारक, फैक्टर्स लाइक टोपोग्राफी भूआकृति, जलवायु क्लाइमेट एंड सॉइल टाइप, यानी कि मिट्टी मृदा, तथा अन्य मानवीय कारक में ह्यूमन फैक्टर्स लाइक जनसंख्या, पॉपुलेशन डेंसिटी, टेक्नोलॉजी कैपेबिलिटी, कल्चर एंड ट्रेडिशन एक्सेट्रा, संस्कृति और परंपरा इत्यादि शामिल है। यानी कि भू उपयोग निर्धारित करने वाले तत्वों की अगर जो बात करें, ऐसी चीजें जो क्या कहते हैं आपका लैंड यूज पैटर्न को बनाते हैं, निर्धारित करते हैं कि ऐसा ही होना है। ठीक है, अगर जो उनकी बात करें तो उसमें भौतिक यानी कि
फिजिकल फैक्टर्स जो हैं यानी कि भौतिक कारक जो हैं वो आएंगे आपकी ट्रोपोग्राफी यानी कि भूआकृति, जलवायु यानी कि क्लाइमेट कंडीशंस, ठीक है ना, सोयल टाइप यानी कि मिट्टी के प्रकार, मृदा, तथा और इसके बाद आता है आपके मानवीय कारक यानी कि ह्यूमन फैक्टर्स यानी कि जो ह्यूमन के द्वारा करे जाते हैं, लाइक जनसंख्या घनत्व यानी कि पॉपुलेशन डेंसिटी, टेक्नोलॉजी कैपेबिलिटी यानी कि प्रौद्योगिकी क्षमता, कल्चर एंड ट्रेडिशन एक्सेट्रा, ठीक है ना। कल्चर एंड ट्रेडिशन आप जानते हैं संस्कृति और परंपरा इसके अलग, ठीक है। सेकंड पॉइंट है इसमें भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्र यानी कि टोटल जोग्राफिकल एरिया हमारे पे कितना है 32.8 लाख स्क्वायर किलोमीटर। कितना है भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्र यानी कि टोटल जोग्राफिकल एरिया इज इक्वल टू 32.8 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है, इतना है। तो इसमें से क्या कहा है कि 93% ही हम यूज कर पाते हैं, जिसमें से हम मतलब कि इसमें से 32.8 में से हम सिर्फ 93% यूज कर पाते हैं, जिसमें नॉर्थ ईस्ट एरिया में सिर्फ हम असम को लेते हैं, क्योंकि असम के अलावा नॉर्थ ईस्ट एरिया में हम किसी भी और जमीन का सर्वे करने में सफल नहीं हुए आज तक। कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ भी बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, तो गवर्नमेंट को प्रॉब्लम आई होगी तो वो जो सर्वे हैं वे पूरे नहीं हो पाए। सर्वे आप सब जानते होंगे भाई किसी चीज की, जैसे जनसंख्या जो होती है, जनसंख्या जाती है ना, जनसंख्या आती है, वोट बनने के लिए आती है, पहचान पत्र बने जाते हैं, तो वो सब सर्वे ही होते हैं। तो एक तरीके की जमीन के सर्वे में इसका हम सिर्फ 93% यूज कर पाते हैं, वो इंक्लूडेड असम का नॉर्थ ईस्ट एरिया मिला के। नॉर्थ ईस्ट एरिया में हम और किसी क्षेत्र को नहीं मिलाते, सिर्फ असम को मिलाते हैं, ठीक है ना। ठीक है, फिर किसकी जगह को हम नहीं लेते भाई, नॉर्थ ईस्ट साइड का मैंने बता दिया। नॉर्थ ईस्ट साइड में सिर्फ हम लेते हैं असम को, जम्मू कश्मीर को हम नहीं लेते। जम्मू कश्मीर में हम क्या नहीं लेते, आपका पीओके नहीं लेते, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर नहीं ले पाते हम। चीन जिसपे चीन अपना अधिकारित्व बताता है कि भाई ये हमारा है, वो जमीन नहीं ले पाते। ऐसी बहुत सी जमीन है, ठीक है ना, ऑक्यूपाइड जो उन्होंने ऑक्यूपाइड कर रखी है पाक ने और चीन ने, यानी कि पाकिस्तान ने और चीन ने जो ऑक्यूपाइड कर रखी है, उन जमीन का भी हम सर्वे नहीं कर पाते, ठीक है। तो आप सब लोग अपनी एनसीईआरटी का पेज नंबर 6 देखिए, उस पे एक दो ऐसे ग्राफ दे रखे होंगे ऐसे करके कुछ, ठीक है। एक तो होगा 2060 एंड 61 का, और सेकंड होगा 2014 एंड 15 का। उसके बारे में हल्का सा डिस्कस करूंगा, कोई समझाने वाली बात नहीं, सिर्फ रटने वाली बात है, रट जरूर लेना। क्योंकि और भाई मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा गाइस, कि एनसीईआरटी जो है ना वो कभी पुरानी मत लिया करो। जो बिल्कुल नया पब्लिशन आया हो, पब्लिश हुआ हो, उसे ही लेना। पता क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे जो एनसीईआरटी की जो मैं ऐप से कर रहा हूँ, उसमें 2014 और 15 का सर्वे है, चल के आ रहा है 2020 एंड 21, यानी कि आपको 21 में आप एग्जाम दोगे, ठीक है। तो ज्यादा हमारे पे जो हो सकता है 2014-15 में लास्ट सर्वे हुआ हो, लेकिन बहुत से सर्वे ऐसे होते हैं जो पिछले साल भी हुए होंगे, तो उनका जो ब्लू नया पब्लिशन आएगा उसमें ही आएगा, और किसी बुक में यानी कि पुरानी एनसीईआरटी में नहीं दिया रहेगा। और जो क्वेश्चन आते हैं वो ज्यादातर न्यू पे बेस्ड आ जाते हैं। तो जब बुक लेनी है, पैसे खर्च करनी है, तो ज्योग्राफी क्या सारी चीज़ों की नहीं लो, एक्सेप्ट इंग्लिश को छोड़ के, हिंदी को छोड़ के, इन दोनों को छोड़ दो, मैथमेटिक्स को भी छोड़ दो, मैथमेटिक्स में कुछ नया नहीं आता। हाँ, सोशल साइंस में ज्योग्राफी जरूर लेना, और किसी में कोई नहीं आएगा ज्योग्राफी, ठीक है, ज्योग्राफी बहुत मेन है लेनी। और भाई साइंस जरूर ले लेना, साइंस की भी कोई वैसे नहीं की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई नया सर्वे नहीं होता साइंस में, सिर्फ ज्योग्राफी की ले लेना मेरे हिसाब से, ठीक है। ज़्यादा की नहीं आती है, शायद 50-60 रुपए की आती है ना। चलो, इसमें टेबल में फर्स्ट पॉइंट हम देख लेते हैं, शुद्ध बोया गया क्षेत्र यानी कि नेट सोन एरिया में आपको बता चुका था। 1960 और 61 में ये था 46.26, जो कि 2014-15 में गिर के कितना हो गया 45.5%, ठीक है। सेकंड हम लेके चलते हैं 1 यानी कि फॉरेस्ट। 2060 और 61 में क्या था
18.11%, 18.11%, 18.11 नहीं बोला जाता, 18.11 बोला जाता है। यानी कि पॉइंट के बाद जितने भी राइट साइड जितने भी आपके वर्ड्स होंगे वो सिंगल सिंगल बोले जाएंगे। मान लो 10 भी होंगे तो ऐसे बोलेंगे 1 2 3 4 ऐसे, ठीक है ना, कभी एक साथ नहीं बोलते, ठीक है। 2014-15 में हो गया था 23.3%, ठीक है। बंजर भूमि तथा कृषि अयोग्य भूमि, बंजर भूमि तथा कृषि अयोग्य भूमि यानी कि बैरन एंड अनकल्चरेबल वेस्टलैंड, ये मतलब 60 और 61 में थे 18.11%, जो घट के हो गया 5.5%, ठीक है। फोर्थ गैर कृषि क्षेत्र यानी कि नॉन एग्रीकल्चर एरिया, ये था आपका 60 और 61 में 49.5, जो 14-15 में हो गया 8.7%। देख रहे हो लगातार घटते जा रहे हैं, ठीक है। स्थायी चारागाहें तथा अन्य गोचर भूमि यानी कि परमानेंट पोस्चर एंड ग्रोजिंग लैंड, यानी कि जहाँ पशुओं को चलाया जाता है एक्स्ट्रा जो होते हैं, ये 60-61 में था 4.71%, जो कि 2014-15 में गिर के हो गया कितना 3.3%। आप अपनी एनसीईआरटी देख सकते हो, ठीक है ना, एनसीईआरटी में सब चीज दे रखी है। एरिया अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स एंड ग्रोव्स यानी कि विविध वृक्ष फसलों तथा उपवनों के अंतर्गत क्षेत्र 60-61 में कितना था 1.50 और 14-15 में कितना हो गया 1%। पता है अभी ये मत सोचे कि यार कोई नहीं यार हल्का से तो गिरा है, भाई ये हल्का हल्का जो गिरता है ना, ये ही सुना है ना, बूंद बूंद से सागर बनता है। तो भाई ये जब हल्का हल्का गिरता रहेगा तो सागर बन जाएगा, इतना ज्यादा डिप्लीट हो जाएगा, बहुत ज्यादा, ठीक है ना। कृषि योग्य बंजर भूमि यानी कि कल्चरेबल वेस्ट लैंड 60-61 में 6.23% थी, जो कि घट के 14-15 में हो गई 4%, ठीक है। पृथ्वी भूमि के अतिरिक्त अन्य पुरातन पृथ्वी यानी कि फॉलो लैंड्स अदर देन करंट फॉलोज, यानी कि वर्तमान पृथ्वी को छोड़कर, यानी कि जो प्रेजेंट है उसको छोड़ के जो पिछली जो वे हैं जो मतलब आपकी पहले से चली भी आ रही है उन वाली लैंड्स को लें, तो ये आपका 3.50 था, 3.50% तक किस में था इन 60-61, 14-15 में हो गया 3.6%। देखा ये भी ये एक तरीके से भरना बोल देंगे, 3.5 था 3.6 हो गया, ठीक है ना। वर्तमान पृथ्वी यानी करंट फैलो इसमें 3.73%, इसमें भी इंक्रीज हुआ है, इसमें हो गया 4.9%, यानी कि अप्रोक्स 5%, शायद अब तक 5 पार कर चुका, 4.5 5.6 के आसपास चल रहा हो, ठीक है ना। चलो ये हो गया। इसमें हम क्या करेंगे, 2-4 चीज हम इसमें देखते हैं। वैसे अगर जो आप पॉइंट्स मिलाओगे एक दूसरे से 1960 या 61 के, तो बहुत सी चीज आप खुद भी कर लोगे, लेकिन देखा इसमें क्या है, चारा ज्यादा हो गया लेकिन पशुधन वो चारा तो कम हो गया, यानी कि ग्रेजिंग चारागाहें भूमि कम हो गई, यानी कि जहाँ पे जानवर को चलाया जाता है वो कम हो गया, लेकिन पशुधन ज्यादा हो गया, यानी कि पशु ज्यादा हो, यानी गाय भैंस बकरी वगैरह ज्यादा हो गई, लेकिन उनके लिए संसाधन कम है, खाने के लिए ग्रेजिंग लैंड कम है। हरियाणा और पंजाब को देखो तो उसके 80% भूमि आती है, उसकी 100% भूमि से 80% भूमि यूज करी जाती है। और भाई अगर जो हम आंध्र प्रदेश मिजोरम को देखें, अंडमान निकोबार को देखें, तो वहां पे से 100% में सिर्फ 10% भूमि ही कृषि वगैरह के लिए यूज में आती है, ठीक है। चलो ये हो गया, इसमें कुछ नहीं, इसमें मैंने आपको मेन पॉइंट बताए। कीजिए कि थोड़ा सा करते हैं, मतलब रिवीजन करते हैं। कीजिए कि मतलब कि टोटल ज्योग्राफिकल एरिया जो हमारे पे है वो है 32.8 स्क्वायर किलोमीटर, जिसमें से 93% हम यूज करते हैं, और 93% में वे एरिया मतलब वे एरिया हम छोड़ देते हैं 93% में। नॉर्थ ईस्ट साइड में असम को मिलाते हैं और सबको छोड़ देते हैं। जम्मू कश्मीर या जो चीन अधिकारित और पाकिस्तान ने अपना ऑक्यूपाइड कर रखा है हमारे इंडिया को, वे वाली जमीन हम इसमें नहीं मिलाते हैं, ठीक है। चलो इसमें ही एक पॉइंट आता है, अकॉर्डिंग टू नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1952,
राष्ट्रीय वन नीति 1952। इसका रिवीजन करवा देता हूँ। अकॉर्डिंग टू नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1952, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1952 यानी कि राष्ट्रीय वन नीति 1952। ठीक है ना भाई, थोड़ा हिंदी की जो काउंटिंग था वो थोड़ी कंफ्यूज कर देती है। ठीक है ना, शुरू से इंग्लिश मीडियम में पढ़ा हूँ लेकिन हिंदी अच्छी लगती है, कोशिश कर रहा हूँ, हो जाएगा थोड़े दिनों में। ठीक है, चलो इसका पहला पॉइंट लेते हैं। वन के अंतर्गत, मतलब इसका मैंने शॉर्ट बनाया है आपको, आप पढ़ लीजिए, फिर भी आप एक बार पढ़ लीजिए, मैं सिर्फ समझाने के लिए यहाँ पे कर रहा हूँ। इसमें क्या आता है, वन के लिए कम क्षेत्र है। इसमें इस पॉलिसी में क्या रखा गया है 1952 में कि भाई वन के लिए कम क्षेत्र है। सेकंड पॉइंट, हाँ, कि वन नीति के द्वारा, यानी कि इसके द्वारा फॉरेस्ट पॉलिसी के जरिए हम क्या करेंगे, इकोलॉजिकल बैलेंस बनाने की कोशिश करेंगे, यानी कि पारिस्थितिकी संतुलन या पारिस्थितिकी नियंत्रण बनाने की हम कोशिश करेंगे। थर्ड पॉइंट, भू उपयोग, लैंड यूटिलाइजेशन का एक भाग बंजर भूमि, समझने की कोशिश करना। भू उपयोग यानी कि लैंड यूटिलाइजेशन का एक भाग, एक पार्ट बंजर भूमि यानी कि फैलोलैंड्स यानी कि चट्टान, पहाड़ी, सूखा यानी कि मरुस्थलीय यानी कि डेजर्ट वाला एरिया शामिल है, तथा दूसरे भाग में यानी कि सेकंड पार्ट में गैर कृषि प्रयोजन में लाई गई जमीनें, यानी कि जहाँ पे बस्तियां बन गई या रोड्स बन गए। ठीक है, देखो सिंपल समझा देता हूँ। थर्ड पॉइंट में क्या है कि जो लैंड यूटिलाइज, मतलब जिस लैंड को हम यूटिलाइज कर सकते हैं उसमें हमने दो पार्ट में डिवाइड करा है। एक तो जो बंजर भूमि है, ठीक है, बंजर भूमि में क्या आएगा भाई, पहाड़ी, जो पहाड़ी में जहाँ चट्टान हो गई वहां पे हम खेती नहीं कर सकते, ठीक है ना, एक्सेट्रा। ठीक है, एक को हमने करा गैर उपयोग कृषि भूमि, यानी कि एक ऐसा एरिया आता है कि वहाँ कृषि हो सकती थी लेकिन वहां पे या तो बस्तियां बसा ली गई या रोड बना दी गई। देखा है कभी कभार सरकार जमीन ले लेती है और वहां पे रोड बना देती है बीच में, ठीक है ना, वही सब चीज है। ठीक है, डी हम करते हैं, डी पॉइंट है, उपयोग के कारण संसाधनों के निम्नीकरण हो रहा है जिसमें समाज और पर्यावरण पर, हाँ तो देखो हम इतना ज्यादा, मतलब इतना ज्यादा संसाधन का, रिसोर्सेज का हम यूज कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं कि इतनी ज्यादा डिप्लीट होती जा रही है कि उससे क्या कहते हैं, पर्यावरण यानी कि आपका एटमॉस्फेयर, समाज यानी कि हम, मतलब एक तरीके से पूरी धरती खतरे में है। अगर जो नहीं रोका गया तो बहुत ज्यादा खतरे में है, अगर सही यूज ना करा गया तो बहुत ज्यादा खतरे में है। ठीक है, तो हमारा लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया, यानी कि क्या आपका ये वाला टॉपिक हमने खत्म कर लिया, क्या भू उपयोग प्रारूप भारत में। ठीक है, ये वाला हमने कंप्लीट कर लिया। इसका आज एक और टॉपिक करेंगे हम साथ के साथ, ठीक है ना, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि 7 दिन में कम से कम एक चैप्टर में पूरा करा दूँ। 7 दिन के अंदर एक चैप्टर पूरा हो जाना चाहिए। इस बार थोड़ा लेट हो गए, ठीक है ना, क्योंकि भाई नोट्स बनाने में थोड़ी दिक्कत आ रही है, मोबाइल से बना रहा हूँ क्योंकि, ठीक है ना। चलो रिवीजन मैं लास्ट में करा दूंगा आज, ठीक है। चलो अगला लेकर चलते हैं, भूमि निम्नीकरण और संरक्षण उपयोग, यानी कि लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेजर। ठीक है, टॉपिक है सेकंड टॉपिक आज का, लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेजर्स, यानी कि भू निम्नीकरण तथा संरक्षण उपाय। ठीक है,
फर्स्ट पॉइंट इसमें हम लेकर चलते हैं भाई, एनसीईआरटी आप लोग पढ़ना, मैं सिर्फ उस टॉपिक को समझाता हूँ शॉर्ट में, जिससे कि आप लोगों को समझ में आ जाए। मैं अपने पॉइंट्स खुद लिखता हूँ, क्योंकि देखो टीचर भी क्या करता है, टीचर खड़े होकर कहेगा कि चलो भाई रीडिंग लगाओ, रीडिंग करेगा, एक कहानी की तरह समझा देगा, भले आपकी समझ में आया या नहीं आया। मैं पॉइंट वाइज बना के इस वजह से समझाता हूँ कि मैं उस पैराग्राफ के अंदर से चीजें ढूंढता हूँ इंपॉर्टेंट, और फिर से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। इसी वजह से मैं यहाँ पे बोल भी देता हूँ। फर्स्ट पॉइंट, हम भोजन, मकान और कपड़े की अपनी आवश्यकताओं का 95% भाग भूमि से प्राप्त करते हैं। समझने की कोशिश करो कि जो भी चीज पे, जिस भी चीज पे हम आज अपना मतलब जीवन व्यतीत कर रहे हैं, जिस पे हम आधारित हैं, उन जैसे कपड़ा हुआ, खाना हुआ, गाड़ी हुई, कुछ भी हुआ, रॉ मटेरियल से ही तो हम ये पेन भी बना पा रहे हैं, रॉ मटेरियल से तो मोबाइल भी बन रहा है, कुछ ना कुछ तो प्रकृति से मिल रहा है ना, जिसके बाद हम ये सब चीजें बना पा रहे हैं। सबसे बेस्ट एग्जांपल ले लो आपके पेपर्स, ठीक है, यानी कि जो पेपर होते हैं, कॉपी के पेपर होते हैं, वो पहले पेड़ से बनाया जाता है, ठीक है। तो ऐसे बहुत से ऐसे हमारे जिस पे हम इस समय आधारित हैं, यानी कि जो हमारे लिए बहुत यूज होते हैं, वो 95% है 100% में से, यानी कि 100% में से 95% हम प्रकृति से लेते हैं, अपनी पृथ्वी से ग्रहण करते हैं, यानी कि पृथ्वी से लेते हैं। सेकंड पॉइंट, मानव क्रिया तालाब के कारण केवल भूमि को नुकसान हो रहा है, बल्कि भूमि को नुकसान पहुंचाने वाली प्राकृतिक ताकतों में भी बल मिल रहा है। यानी कि हम जो भी नुकसान कर रहे हैं हमारी वजह से, जो भी हम ये सोच रहे हैं ना कि हम सिर्फ प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहे हैं, नहीं, हम प्रकृति को तो नुकसान पहुंचा ही रहे हैं, लेकिन हम प्रकृति के जो गुंडे हैं, यानी कि जो उसको और ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं, जो प्रकृति के अंदर छुपे होते हैं, यानी कि नेचर के अंदर कुछ देखो, अब हमारे अंदर हम ये सोच के चलते हैं कि एक अच्छी आत्मा एक बुरी आत्मा है, ठीक है। अच्छी आत्मा क्या करते हैं, चलिए यार छोड़, कभी कभार कर लेते हैं, ठीक है, कोई भी गंदा काम चलिए यार चलता है, ठीक है। और वो जब चलता है ना तो हमने उसे तो कम कर दिया, लेकिन हम सेकंड वाले को यानी कि बुरे वाले को बढ़ावा दे रहे हैं। तो यही चीज है, हम अपना ही नुकसान नहीं कर रहे, हम प्रकृति का नुकसान नहीं कर रहे, यानी कि प्रकृति को नुकसान पहुंचाने के अलावा हम उसका खतरा और कैसे बढ़ा रहे हैं कि जो इसमें बैड बॉयज हैं, यानी कि बैड जो बैड बैक्टीरियाज है, जो बैड हैबिट्स वाले जितने भी वे हैं, उन्हें हम एक्टिव कर दे रहे हैं, हम उन्हें बढ़ावा दे रहे हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट, इस समय भारत में 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि निम्नकृत है। इसमें से अप्रोक्स 28% वनों के अंतर्गत, 56% जलों के और अन्य से, ठीक है। देखो इसमें क्या है, इस समय भारत में 13 करोड़ हेक्टेयर जो भूमि है, मतलब कि 13 करोड़ हेक्टेयर, 13 करोड़ हेक्टेयर, देख रहे हो कितनी ज्यादा, 13 करोड़ हेक्टेयर जो भूमि है ये निम्नीकृत है, यानी कि ये डिग्रेडेशन की तरफ जा रही है। इसमें से क्या 56% जो सबसे ज्यादा परसेंट है ये जल है, यानी कि वाटर है, फिर 28% में वन आते हैं, और फिर अन्य शेष जो बचते हैं, ठीक है। चलो इससे अगला पॉइंट, खनन करने के बाद खदानों को खुला छोड़ दिया जाता है, ठीक है। इन खनन के कारण झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा जैसे राज्यों में वनमूलन यानी कि डिफॉरेस्टेशन भूमि निम्नीकरण का कारण बना है। देखो क्या होता है, खनन यानी कि माइनिंग होती है। केजीएफ देखी होगी, केजीएफ में कभी पिक देख लेना केजीएफ की, तो बहुत गहराई तक उसे खोदा गया है, ठीक है। तो क्या होता है कि माइनिंग होती है, खोदा, मलबा निकाला, मलबा भी वहीं छोड़ दिया और उसे खुली छोड़कर चले जाते हैं, जबकि वो खाई बन जाती है एक तरीके की। तो क्या होता है कि डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, उस डिफॉरेस्टेशन से जहां जहां माइनिंग हो रही है, पहले डिफॉरेस्टेशन हुआ, फिर माइनिंग हुई, और फिर जहां जहां माइनिंग हुई ना, लाइक आपका झारखंड हुआ, छत्तीसगढ़ हुआ, मध्य प्रदेश हुआ, उड़ीसा हुआ, तो यहाँ पे डिफॉरेस्टेशन की कंडीशन आ गई, डिफॉरेस्टेशन के कारण डिग्रेडेशन होने लग जाता, ठीक है। फिर इससे अगला पॉइंट, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में ज्यादा ओवरग्रेजिंग की वजह से, कहां पे, गुजरात, राजस्थान, ठीक है, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, इनमें ज्यादा ओवरग्रेजिंग यानी कि ज्यादा चारागाह की वजह से, मतलब ज्यादा चराए जा रहे हैं पशु, उसकी वजह से डिग्रेडेशन हो गई। पहले वाले में किसकी वजह से हुई थी, डिफॉरेस्टेशन की वजह से, इसमें क्या हो गया, डिग्रेडेशन की वजह से, ठीक है। फिर उससे नीचे का पॉइंट, पंजाब, हरियाणा और वेस्ट यूपी, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है कि ज्यादा सिंचाई के कारण, यानी कि ज्यादा सिंचाई के कारण
ज्यादा इरिगेशन के कारण भूमि डिग्रेडेबल हो रही है, यानी कि डिग्रेडेशन हो रहा है भूमि का। ठीक है, पहले वाले में क्या था, डिफोरेस्टेशन की वजह से। सेकंड वाले में क्या था, ओवर ग्रेजिंग की वजह से, यानी कि ज्यादा चराया जा रही है इस वजह से। और अब वाले में क्या है, यूपी हरियाणा पंजाब वालों में, कि ज्यादा सिंचाई होने के कारण नहीं कि यानी कि ओवर इरिगेशन के कारण। ठीक है, इसका अगला पॉइंट, खनिज प्रक्रिया, जैसे कि सीमेंट के उपयोग में चूना और सेल खाड़ी के प्रयोग से बहुत से अधिक मात्रा में वायुमंडल में, एटमॉस्फेयर में धूल विसर्जित होती है, जो उसकी परत लेयर भूमि पर जाती है और मृदा के जल स्रोत। हाँ देखो क्या होता है कि जो सीमेंट वगैरह में चूना यूज होता है, एक होती है सेल खाड़ी। ठीक है, कभी पूछना, अपनी मम्मी से पूछना कि सेल खाड़ी क्या होती है, क्योंकि बड़े से किसी। ठीक है, तो इनका जो चूरा होता है ना, ये सीमेंट वगैरह में जब हम यूज करते हैं या किसी भी और चीजों में यूज होते हैं, तो इसके धूल के कण उड़ते हैं, क्योंकि भाई है तो पाउडर ही उड़ा, और वो जैसे भूमि पर बैठेगा ना, तो वो एक ऐसी परत बिछाता है कि जो मिट्टी की पानी सोखने की क्षमता है वो उसे कम कर देता है, मिट्टी की पानी सोखने की क्षमता कम कर सकता है। ये भी डिग्रेडेशन में आता है, निम्नीकरण में आता है। ठीक है, फिर इसका अगला पॉइंट, भूमि निम्नीकरण की समस्याओं को सुलझाने के लिए कई तरीके हैं। यानी कि अब बात करते हैं, अब तक डिग्रेडेशन की हो रही थी कि भाई डिग्रेडेशन हो रहा था भूमि का। अब करते हैं कंजर्वेशन की, भाई कंजर्व कैसे करा जा सकता है, यानी कि इसे संरक्षण कैसे दिया जा सकता है, इससे रक्षा कैसे हो सकती है। इसमें क्या था कि वनरोपण करना चाहिए, यानी कि फॉरेस्टेशन करना चाहिए, नहीं यानी कि पेड़ लगाने चाहिए, और 4 गांव के लिए अलग एक भूमि करनी चाहिए, यानी कि वो कहीं और न चाहे, सिर्फ वहीं पे चलाए। ठीक है, जो एक्स्ट्रा हो जाती है, मान लो हमारे खेत में बहुत सी झाड़ियां ऐसे भी पनप जाती हैं, तो कोई नहीं, ग्रासिंग हो जाती है। ठीक है, चलो दूसरा था रेजिले टीलों पर कांटेदारी झाड़ियां लगाकर स्थिर बनाने की प्रक्रिया। यानी कि आपने देखा है, टीले बोलते हैं छोटे छोटे होते हैं, पहाड़ों से छोटे होते हैं, एकदम भाग के चढ़ जाओगे, लेकिन रेतीले होते हैं। तो हम अच्छे से जानते हैं कि एलोवेरा या कैक्टस बोलते हैं, हाँ शायद कैक्टस, ये पहाड़ों पे हो जाते हैं, बिना पानी के भी बहुत अच्छे से हो जाते हैं। तो भाई रेतीली है तो भाई पानी तो बहुत कम होगा, तो वहां पे क्या है, उस जमीन की रेत को रोकने के लिए, उसे अच्छा करने के लिए हम वहां पे उन्हें बो सकते हैं, यानी कि कांटेदार झाड़ियों को हम बो सकते हैं, यानी कि लाइक एलोवेरा हुआ या कैक्टस हुआ, उन्हें बो सकते हैं। ठीक है, तो उससे भी कंजर्वेशन होगा। फिर उससे अगला पॉइंट, यानी कि सी पॉइंट, बंजर भूमि के उचित प्रबंध, यानी कि फैलो लैंड्स के एक अच्छा प्रबंध कर सकते हैं, बहुत अच्छे से प्रबंध कर सकते हैं, मतलब कुछ ना कुछ तरीका उसका निकाला जाए। ठीक है, फिर है माइनिंग कंट्रोल, यानी कि खनन को कंट्रोल करना चाहिए। इससे क्या होगा कि हमारा जो वाटर और लैंड पोल्यूशन है ये कम हो जाएगा, और लैंड और वाटर पोल्यूशन जब कम होगा या एयर पोल्यूशन जब कम होगा, तो डिग्रेडेशन यानी कि भूमि का निम्नीकरण सही हो जाएगा। इसमें हवा का नहीं आएगा, इसमें सिर्फ लैंड और वाटर का। ठीक है, चलो आज का टॉपिक आज हमने क्या क्या कर लिया, लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया, एंड सेकंड लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेजर। चलो एक बार रिवीजन कराता हूँ फटाफट आपका। ठीक है, पहला लेते हैं लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया, भारत में भू उपयोग प्रारूप। लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया, भारत में भू उपयोग प्रारूप। इसमें मैंने आपको क्या बताया कि भाई सिर्फ भू उपयोग को निर्धारित करने वाले तत्वों की बात करी हमने इसमें। ठीक है, क्या क्या है ये आप एक बार वीडियो में देख लो, क्योंकि पूरी बताने शुरू करूंगा तो गलती हो जाएगी। ऊपर से बता देता हूँ, जैसे कि आपका फिजिकल फैक्टर्स हुए, ह्यूमन फैक्टर्स हुआ। ठीक है, चलो फिर सेकंड पॉइंट था इसमें कि भाई टोटल ज्योग्राफिकल एरिया हमारे पे कितना है, 32.8 लाख स्क्वायर किलोमीटर, जिसमें से 93% हम यूज करते हैं। 93% यूज में हम जो नॉर्थ वेस्ट एरिया में सिर्फ असम को लेते हैं, और नॉर्थ ईस्ट एरिया में असम के अलावा हम किसी एरिया को नहीं लेते, क्योंकि उसका सर्वे नहीं हुआ। पाकिस्तान ने और चीन ने जो हमारा अधिकृत कर रखा है, जो ऑक्यूपाइड कर रखी है जमीन, उसे भी नहीं लेते, क्योंकि उसका भी सर्वे नहीं हो पाता। ठीक है, फिर एक आपके पेज नंबर 6 पे एक टेबल होगी, आप उसे देख सकते हैं, ग्राफ होगा, उसे देख सकते हैं। ठीक है, फिर अकॉर्डिंग टू नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी की हमने बात करी थी कि राष्ट्रीय वन नीति ने 1952 में इसके लिए क्या प्रोग्राम सेट करा, उसके बारे में आप पढ़ लेना एक बार, मेरी वीडियो में देख लेना कि भाई इकोलॉजिकल बैलेंस बनाने की बात कही गई। ठीक है ना, लैंड यूटिलाइजेशन कैसे करा जा सकता है उसकी बात करी गई। ठीक है, फिर आते हैं भूमि निम्नीकरण तथा संरक्षण उपाय, यानी कि लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेजर्स पे आते हैं। इसमें मैंने आपको बताया कि भाई किसी
हम जितना हम गेन करते हैं, जितने की हमें आवश्यकता होती है, अपने मानव को जितनी चीजों की आवश्यकता होती है उसका 95% हम पृथ्वी से लेते हैं। ठीक है, इसमें फिर हमने नुकसान की बात करी कि भाई किस किस तरीके से नुकसान हो रहा है। खनन की वजह से नुकसान हो रहा है, डिफोरेस्टेशन की वजह से डिग्रेडेशन हो रही है, खनन की वजह से यानी कि माइनिंग की वजह से डिग्रेडेशन हो रही है, ओवर ग्रेजिंग यानी कि ज्यादा चारागाहों की वजह से डिग्रेडेशन हो रही है, ऐसी बात कही। और उसकी कंजर्वेशन की हमने बात करी। ठीक है, कंजर्वेशन की बात करी कि भाई माइनिंग कंट्रोल करी जा सकती है, और भाई ओवर ग्रेजिंग को रोका जा सकता है, वन रोपण यानी फॉरेस्टेशन करा जा सकता है। ठीक है ना। चलो अब कल के टॉपिक पे, अब कल का जो टॉपिक लेंगे हम वो लेंगे सोइल एज अ रिसोर्स। सोइल एज अ रिसोर्स यानी कि मृदा संरक्षण यानी कि मिट्टी का संरक्षण। ठीक है, कल हम इस टॉपिक पे बात करेंगे सोइल एज अ रिसोर्स यानी कि मृदा संरक्षण। ठीक है, यानी कि मिट्टी का संरक्षण। चलिए, अच्छी लगी वीडियो तो प्लीज यार विजिट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को। ठीक है, अपने दोस्तों को बताओ चैनल के बारे में। ठीक है, चलो बस इतना ही बोलूंगा। अब कल मिलते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। टेक केयर।